फ्रेंड्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी बिजनेस मेथड की तैयारी चल रही है और हमने जो टॉपिक ले रखा है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस पर आज हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। तो देखिए सर, आज का पहला क्वेश्चन आता है, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। वैसे इस टॉपिक में मेन 3 चीज़ें हैं। एक तो है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, आराम से समझिएगा, एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। अधिकतर किसी को 7 आएगा याद कि सर 7 चाहिए, कम से कम 7 सदस्य चाहिए। पब्लिक लिमिटेड को फॉर्म करने के लिए 7 लोग चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछा चलाने के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, तो कम से कम आपको 3 लोग चाहिए। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। एक बार देख लीजिए। और अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, चलो पहले 2-3 बातें बता दूं। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड। अगर कंपनी बनानी है तो 7 लोग चाहिए। और मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कम से कम उसको चलाने के लिए, यहाँ पे फॉर्म की जगह रन करना हो ज़्यादा अच्छा होता, कि कंपनी को चलाने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। और डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज कंपनी विल नीड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी कभी पूछ लेगा डिन, कंपनी के संदर्भ में डिन से क्या तात्पर्य है। तो डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रस्तावित कंपनी के निदेशकों को एक निदेशक पहचान संख्या की आवश्यकता होती है, डिन की आवश्यकता होती है। अब मैं ये बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप बाकी चीज़ें करें ना करें, कम से कम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इस वीडियो की PDF भी हमेशा की तरह नीचे अवेलेबल होगी जैसे बाकी में होती है। पर ये तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पब्लिक लिमिटेड, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मीनिंग, प्राइवेट लिमिटेड में लिखा है ओन्ड एंड ट्रेडेड प्राइवेटली, इधर लिखा है ओन्ड एंड ट्रेड पब्लिकली। पब्लिक लिमिटेड मतलब जिसमें आपने पब्लिक से पैसा लिया हो। प्राइवेट लिमिटेड में जनरली हम पब्लिक से पैसा नहीं लेते हैं, वहाँ से बोरो नहीं करते हैं, उनसे पैसा नहीं उठाते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड अगर किसी को अपनी कंपनी अपने तौर तरीक़ों से चलानी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी चाहिए। और अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं, आपको लार्ज अमाउंट चाहिए, आप पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो आपको पब्लिक लिमिटेड बनानी चाहिए। मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 लोग कम से कम चाहिए और पब्लिक लिमिटेड क्रिएट करने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। मैक्सिमम नंबर, इसमें 200 का रूल चलता है। इसमें अधिकतम, प्राइवेट लिमिटेड में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। OPC 1% कंपनी को छोड़ के, 1% कंपनी में मिनिमम भी एक होता है, मैक्सिमम भी एक होता है। तो 1% कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड का ही एक पार्ट है या टाइप है। बट OPC को छोड़ दे तो इसमें 2 और 200 होते हैं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के लिए कम से कम 1 लाख रुपए और पब्लिक लिमिटेड को बनाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसको चलाने के लिए कम से कम 2 संचालक चाहिए, वहीं इसको चलाने के लिए कम से कम 3 संचालक चाहिए। तो अपना क्वेश्चन वैसे ये था। सफिक्स यानी आपके नाम के पीछे क्या लगेगा, प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब पीछे। इनके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड अनिवार्य तौर पे लगेगा और इनके नाम के आगे राम लिमिटेड, राम इन द सेंस लिमिटेड वर्ड लगेगा। मैं बताना ही चाहता था, अगर कोई नाम है जैसे राम एंड कंपनी, उसमें कंपनी नाम आ रहा है, इससे मतलब उसका कंपनी स्ट्रक्चर नहीं होता जाता। जब उसका नाम होगा ना राम लिमिटेड, तो लिमिटेड वर्ड जिसके एंड में होता है वो एक पब्लिक कंपनी होती है, और राम प्राइवेट लिमिटेड होगा तो मतलब फिर वो एक प्राइवेट लिमिटेड होगी। ठीक है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है जनता से पैसे उठाने के लिए। तो इसमें जनता से पैसे उठा ही नहीं सकते, तो नॉट रिक्वायर्ड, और इनके लिए ऑब्लिगेटरी है, इनको प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस इशू करना ही पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द कंपनी कैन अलॉट द शेयर्स विदाउट ऑब्टेनिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस इज ऑब्टेन्ड। एक होता है न्यूनतम अभिदान कि कम से कम इतना आपका शेयर खरीदा जाएगा। तो प्रॉस्पेक्टस में जितनी आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन भरी है, कम से कम उतना अमाउंट आपको मिलेगा, तो ही आपका इशू सक्सेसफुल माना जाएगा। आप पब्लिक से पैसा उठा पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्लॉज पूरा होता है। तो ऐसा पब्लिक लिमिटेड में कंपलसरी है, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड में आप शेयर ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, बट फ्रीली या बड़े आराम से शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल एज देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो अंतर नियम होते हैं उसमें चूंकि बहुत सारे प्रतिबंध लगे होते हैं,
मना ही नहीं कहूँगा, प्रतिबंध लगे होते हैं, इसलिए वो आसानी से ट्रांसफरेबल नहीं होते। पब्लिक लिमिटेड में जो शेयर होते हैं वो ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। मिनिमम कोरम एट एजीएम, एजीएम मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें जब मीटिंग होगी तो कम से कम 2 लोगों का उपस्थित होना ज़रूरी है, इसमें कम से कम 5 लोगों का उपस्थित होना ज़रूरी है। मैनेजरल रेम्यूनरेशन, जो कंपनी चलाते हैं उनको मैनेजरल रेम्यूनरेशन मिलता है। प्राइवेट लिमिटेड में ऐसी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहें उतना रेम्यूनरेशन वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 11% की लिमिट होती है। पब्लिक लिमिटेड में 11% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या एमडी सीईओ होते हैं उनको 11% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता मैनेजरियल पर्सनस को। एग्जेम्पशंस, इंजॉय मैनी प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन, इनको बहुत सारी रियायतें या रिलैक्सेशन दिए हुए होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस नहीं होते, इनको बहुत दायरे में बन के चलना होता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, इनके लिए बुलाना वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, इनके लिए बुलाना कंपलसरी है। ठीक है, थैंक्स टू स्पेई एंड कंपनी सीए, जिनकी मैंने ये वेबसाइट से ये लिया है स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड अ आउटसाइडर। एक तो होती है कंपनी, ये कंपनी मान लो, और ये होती है बाहर की दुनिया। ठीक है, कंपनी और बाहर की दुनिया के बीच में, कंपनी और बाहर की दुनिया के बीच में संबंध कौन स्थापित करता है, तो वो है एमओए। एमओए है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम में क्या होता है, कंपनी की बाउंड्रीज तय हो जाती हैं, कंपनी कैसे चलेगी ये तय हो जाता है, और उसके बाद दुनिया के और कंपनी के बीच के संबंध उस एमओए से ही निर्धारित होते हैं। तो कौन सा प्रलेख कंपनी व बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंध परिभाषित करता है, तो पार्षद सीमा नियम। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं और बताता हूँ। एक होता है एमओए, जिसको अपन बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, और एक होता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। अब दोनों में क्या फ़र्क है, एमओए समझ लीजिए। A document that contains all the conditions which are required for the registration of the company। एमओए के अंदर वो सारी शर्तें लिखी होती है जो कंपनी के पंजीकरण के लिए ज़रूरी है। एओए, अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी को इंटरनली चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। तो एमओए आपके बाहरी संबंध तय करता है, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके अंदरूनी संबंधों को तय करता है कि कंपनी चलेगी कैसे। ठीक है, सोर्स, एमओए को डिफाइन किया गया है सेक्शन 256 में। एम थोड़ा पीछे आता है, तो 2 में है परिभाषाएं, और एम थोड़ा पीछे आता है तो 256 में। ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ए आता है आगे, तो इसको डिफाइन किया गया है 25 में। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो एओए को डिफाइन किया गया 25 में, एमओए को 256 में। रजिस्ट्रेशन, मस्ट बी रजिस्ट्रेटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराने जाती है तो उसे एमओए को ले जाना पड़ता है। एमओए मतलब बना के तैयार करके ले जाना पड़ता है, तभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी होती है। मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। एओए आप बाद में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, एओ के लिए आप स्टैंडर्ड या मॉडल फॉर्मेट भी ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एमओए में क्या होता है, पावर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी क्यों बनाई जा रही है और कंपनी की शक्तियाँ क्या होंगी, ठीक है, उसके बारे में एमओए डिफाइन करता है। और कंपनी के जो अंदरूनी रूल्स होते हैं, इंटरनल रूल्स होते हैं, वो एओए में डिफाइन होते हैं। स्टेटस, सब ऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। एमओए जो होता है समझो वो कंपनी एक्ट के अंदर आता है, मतलब वो कंपनी एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता, उसको एक्सीड नहीं कर सकता, वो कंपनीज एक्ट के दायरे में होता है। सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, अधीनस्थ, आप किसके अधीन हो, किसके सबऑर्डिनेट हो। और यानी यूँ समझो कि सबसे बड़ा होता है कंपनीज एक्ट, अभी जैसे 2013 चल रहा है तो कंपनीज एक्ट 2013, एमओए बंधा हुआ है इससे, और एओए जो है ना, एओए बंधा हुआ है एमओए से। जैसे बाप का बाप, क्या पढ़ाते हो सर आप। उसके बाद है कंटेंट, मस्ट कंटेंट 6 क्लॉज। इसमें आपके पास 6 वाक्य होते हैं। जैसे एक तो होता है कंपनी का नेम, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का डोमिसाइल, कंपनी का प्लेस क्या होगा। एक होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा। एक होता है कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, सदस्यों की लायबिलिटी कितनी होगी, एंड हु आर द सब्सक्राइबर, तो कंपनी के अभिदाता कौन है। तो ये 6 क्लॉज एक एमओए में होते हैं। कैन बी ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज। एओए आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, आप चाहे जिस तरह के नियम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना जब आप नियम डालें तो आप एमओए को एक्सीड नहीं कर सकते
और एओए की बात कर रहा हूँ, एमओए को एक्सीड नहीं कर सकते, और एमओए है जो कंपनीज एक्ट को एक्सीड नहीं कर सकता। तो आप अंदरूनी नियम दायरे में रह के बनाओगे। और रिलेशन, जो जिस क्वेश्चन का ये आंसर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रिलेशन। एमओए संबंध स्थापित करता है कंपनी का बाहरी दुनिया से, और एओए संबंध स्थापित करता है कंपनी का उसके सदस्यों से। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कंपनी के सदस्यों के बीच में जो संबंध बताए वो एओए से शासित होता है। जैसे कॉल इन एडवांस दे सकते हैं क्या, कॉल्स इन एरियर हो सकता है क्या, होगा तो कितनी ब्याज की दर होगी, जनरल मीटिंग्स कब कब होंगी, वगैरह वगैरह। जो अंदरूनी रूल हैं वो एओए पार्षद अंतर नियम से डिफाइन होते हैं। और जो बाहरी दुनिया के साथ संबंध होते हैं कि कंपनी बैंक से कितना लोन ले सकती है, कंपनी किस टेरिटरी में बिजनेस कर सकती है, कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है क्या, ये जो बाहरी दुनिया से हमके संबंध होते हैं वो एमओए से गवर्न होते हैं। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। The gap between 2 जनरल मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन, 2 साधारण सभाओं के बीच अवधि का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कंपनी हर साल एजीएम बुलाती है, आप जानते हैं कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग वार्षिक साधारण सभा बुलाती है। तो एक यहाँ बुलाई और एक यहाँ बुलाई, इनके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? तो इनके बीच में मैक्सिमम गैप है 15 महीने का। अगर आपने पिछली जनरल मीटिंग मान लेते हैं 1 जुलाई 2022 को बुलाई थी, तो अब 1 जुलाई से 1 जुलाई और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगली आपको 30 सितंबर 23 तक बुला लेनी पड़ेगी। अगर पिछली एजीएम आपने 1 जुलाई 2022 को कंडक्ट की थी तो अगली आपको 30 सितंबर 2023 तक बुला लेनी पड़ेगी। तो ये होता है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक बड़े से हॉल में आएंगे, उनके सामने कंपनी के एनुअल अकाउंट्स रखे जाएंगे, कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट रखी जाएगी, ऑडिटर्स रिपोर्ट रखी जाएगी, डिविडेंड की घोषणा की जाएगी, मतलब भारी भारी काम होते हैं। ठीक है, तो 15 महीने का अंतराल दोनों में हो सकता है। इसके 3-4 रूल पढ़ लीजिए आप, आपको काम आएंगे। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनी शुड होल्ड एन एजीएम आफ्टर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर साल के एंड के बाद, आपको पता है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होता है, तो मार्च के बाद कंपनी को एजीएम बुलानी ही है। कभी भी बुला सकती है क्या? नहीं, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला रूल हमने पढ़ा कि 31 मार्च के बाद, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद कंपनी को एजीएम बुलानी है। अब ये इसमें ओपीसी को रिलैक्सेशन है। ओपीसी में तो क्या होता है, एक ही तो आदमी होता है, किसको तो बुलाएगा। ठीक है, सेकेंड है, अ कंपनी मस्ट होल्ड इट्स एजीएम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज विद इन द 30 सितंबर एवरी ईयर। आपको वर्ष समाप्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर तो एजीएम बुला लेनी ही है। तो 31 मार्च को वर्ष समाप्त होता है, तो 30 सितंबर तक आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुला लेनी होगी। और इसके बाद मेन ये क्वेश्चन जो आ रहा है वो दैट द टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। पिछली एजीएम और इस एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। 2 वार्षिक आम बैठकों के बीच का समय अंतराल 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एक लास्ट रूल है कि हाउएवर इन द केस ऑफ फर्स्ट एजीएम द कंपनी कैन होल्ड द एजीएम विद इन द 9 मंथ। वैसे इन्होंने क्या कहा था कि साल खत्म होने के 6 महीने के भीतर आप एजीएम बुलाओगे, लेकिन जब पहली एजीएम होती है तब आपको 9 महीने तक का मिलता है समय। पहली वार्षिक आम बैठक के मामले में कंपनी अपने पहले वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर आयोजन कर सकती है एजीएम को। ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म आर द लायबिलिटीज जनरली लिमिटेड। कहता है कि किस व्यावसायिक संगठन प्रारूप में दायित्व सामान्यतः सीमित होते हैं। आराम से, सोल ट्रेडर जो एकाकी व्यापारी होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपने नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा, कि अगर
सोल ट्रेडर मान लो मैं हूँ, मैं कोई अगर बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी आ गई, बिजनेस लाइबिलिटी आ गई, तो पहले तो मैं बिजनेस लाइबिलिटी को बिजनेस असेट से पूरा करूंगा, लेकिन अगर बिजनेस असेट से वो पूरी नहीं हो रही तो मुझे पर्सनल असेट्स बेच के भी कहीं से भी मुझे उस बिजनेस लाइबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। यानी व्यापार के दायित्व को चुकाने के लिए मेरे घर के भी बर्तन भांडे मुझे बेचने पड़ सकते हैं और बर्बाद भी हो सकते हैं, दिवालिया भी हो सकते हैं। और होता भी यही है कि अगर आपके पर्सनल असेट्स भी बिजनेस लाइबिलिटी को पूरा कर पाने में अगर समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तब आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए आप ही अप्लाई करते हो। मैं समझाना ही चाहता था, सोल ट्रेडर एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। पार्टनरशिप में भी साझेदारों का दायित्व संयुक्त व असीमित होता है। उनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ सकती है। अगर उन्होंने 20-20 लाख रुपए किसी बिजनेस को करने के लिए लगाए, अगर वो 20-20 लाख रुपए खत्म हो गए तो उनको घर से और पैसे लाने पड़ सकते हैं बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक तो होता है कर्ता और बाकी होते हैं को पार्टनर्स या सदस्य कह लीजिए। कर्ता होता है और मेंबर्स होते हैं। तो जो कर्ता होता है वही सारे डिसीजन लेता है, तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की। और कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे और एक शेयर 100 रुपये का है, और मैंने अगर कंपनी को 1 लाख रुपए दे दिए, मेरी तरफ से शेयर फुल्ली पेड अप हो गया, मैंने उस कंपनी को जितना देना था वो दे दिया, 1 लाख रुपए लगाना था लगा दिया। अब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ गई, किसी भी तरह की लायबिलिटी आ गई, तो कंपनी मुझसे और पैसा नहीं मांग सकती। यानी मेरी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख है। इसीलिए जनरली लिमिटेड कंपनी, मैंने बताया ना अभी, सार्वजनिक कंपनी के साथ लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्ड ऐड किया जाता है। तो कंपनी के मामले क्वेश्चन ये था इनका कि किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो कंपनी में सामान्यतः लायबिलिटी लिमिटेड हुआ करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड। लाभों का बंटवारा नहीं करना पड़ता है, यह कथन संबंध रखता है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि आपको लाभ नहीं बांटने पड़ेंगे। पार्टनरशिप में तो बंटवारा होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी कहीं ना कहीं लाभ का बंटवारा होता है, क्योंकि कर्ता कमाता है और उसमें सदस्यों के हिस्से फिक्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता। कंपनी के अंदर लाभ होता है, लाभ से लाभांश बांटा जाता है, लाभांश यानी डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, तो कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता और मेंबर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में एकल स्वामी हो, आप ही स्वामी हो, आप ही की मेहनत है, आप ही की पूंजी, आप ही का कंट्रोल, लाभ भी आपका। सो ठीक है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। चलिए, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए,
अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पे आप हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से क्या सही नहीं है। जब ये कह रहा है तो इसका मतलब 4 स्टेटमेंट आ रहे हैं, कौन सही नहीं है, मतलब 3 इसमें से सही है। फर्स्ट है, अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय वन ऑफ देम। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने उनमें से किसी एक द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय के लाभ में हिस्सा लेने के लिए समझौता किया है। इसे आप 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखिए, मुझे पता नहीं लग रहा कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, पहले को होल्ड पे रखते हैं। दूसरा, द पार्टनर्स बियर द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ रनिंग द बिजनेस एज अ टीम। व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करते हैं। बात बिल्कुल सही है, जो बी बात लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है कि बिजनेस रन करती है पार्टनरशिप फर्म, जो रिस्क होती है वो सब पार्टनर्स बियर करते हैं। थर्ड है, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। एक साझेदारी फर्म को अपने खातों को प्रकाशित करना वैधानिकतः अपेक्षित नहीं है। ये बात भी सही है, इट्स अ ट्रू, कि मतलब एक पार्टनरशिप फर्म ने कितना कमाया उनको पब्लिकली अखबार में देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी में आप देखेंगे वो जितना कमाते हैं उनको क्वार्टरली या सेमी एनुअली अपने कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अखबार में पब्लिश करने पड़ते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है पार्टनरशिप फर्म। एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप कैन बी 100। रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 प्रेस्क्राइब 50% इन दिस रिगार्ड। कंपनीज एक्ट की धारा 464 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है, ये बात सत्य है। और कंपनी विविध नियम 2014 का नियम 10 इस संबंध में 50 व्यक्तियों को निर्धारित करता है, ये बात भी सत्य है। ये आपको इसमें 2 गलतियां लग सकती हैं। पहले तो आपको लगेगा पुराने रूल किसने याद करेंगे, तो बोलेगा पार्टनरशिप में तो सर 10-20 लोग ही होते हैं ना। नहीं, नए नियमों के अनुसार 50 लोग हो सकते हैं। ये नियम कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज में लिखा है, लेकिन कंपनी एक्ट 464 में लिखा हुआ है कि 100 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे वो रूल आया कंपनीज एक्ट 2013, उसने कहा पार्टनर्स की संख्या 100 तक हो सकती है। उसके बाद जो कंपनीज रूल्स आए वहीं से जो गवर्नमेंट ही जारी करती है, उन्होंने कहा कि अभी ये संख्या 50 निर्धारित की जाती है। तो आज के दिन में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। अब पहले के अंदर एक टेक्निकली गलती है, जिसने बहुत ध्यान से साझेदारी की परिभाषा पढ़ी होगी उसको पता है कि पार्टनरशिप किसी मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस वो सब मिलके चला सकते हैं या उनमें से कोई भी चला सकता है। अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी, हु हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट बिजनेस कैरिड ऑन बाय वन ऑफ देम। इसमें इन्होंने लिखा है कि पार्टनरशिप में वो ऐसा समझौता करते हैं कि पार्टनर कोई एक साझेदार व्यापार चलाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है किसी एक द्वारा चलाए जाने, एक नहीं। पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है जैसे 5 लोग भी पार्टनर है तो 5 भी चला सकते हैं, 4 चला सकते हैं, 3 चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं, 1 भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है। ठीक है, तो मैं अब इसकी परिभाषा, ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है गलत दिया हुआ है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट मैंने कहा थोड़ा स्वाद आपको ऐसे क्वेश्चनों का भी चखना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। ये चारों डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा, मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मतलब व्यापार कौन चलाएगा, या तो सभी चलाएंगे या उनमें से कोई, अब उनमें से कोई 1, 2, 3, 4 कितने भी लोग। ठीक है, और वैसे वो जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा था, ये तो मैं पॉइंट हर बार बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में बताया कहाँ गया है, कंपनीज एक्ट में बताया गया है। और क्या बताया गया है, पर्सन विच कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज सेट 100 तय की गई है। मतलब
अगर आपको पार्टनरशिप प्रारूप रखना है तो मैक्सिमम संख्या 100 है। इसका क्या मतलब है, अगर 100 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, मान लो 105 लोग हो जाते हैं, तो फिर उनको कंपनीज एक्ट के अंदर आना पड़ेगा, यानी उन्हें एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा या किसी और एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा लोग एज अ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकते। और एक और बात लिखा है मोर ओवर, इसके बाद द न्यू कंपनीज एक्ट 2014 प्रेस्क्राइब्स, मतलब ये रूल्स है, एक्ट नहीं है, रूल्स है, रूल्स प्रेस्क्राइब्स 50 मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें हाल फिलहाल 50 की विंडो चल रही है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, होप आपको समझ में आ रही है बातें। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज़ टू बी मेड टू, मतलब आपने सोच लिया कि मैं कंपनी बनाऊंगा, पब्लिक से पैसा उठाऊंगा या प्राइवेट चलाऊंगा, जैसा भी, अब आपको अपना नाम रखना है तो आप अपनी मन चाहे तरीके से नाम नहीं रख सकते। जैसे आप सोचो मैं नाम रख दूं अडानी पावर लिमिटेड, तो आप ये नाम अभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि अडानी पावर लिमिटेड नाम पहले ही किसी को मिला हुआ है। तो मैं कौन सा नाम रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ, इसके लिए आपको ROC में अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर स्टेट के अंदर ROC होता है, जो खास करके हर राज्य की जो राजधानी होती है, जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो जयपुर के अंदर ROC बैठते हैं। ठीक है, आप MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी मामलात का मंत्रालय है, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ROC बैठा करते हैं। वैसे हर राज्य की राजधानी में ROC का ऑफिस होता है, वहाँ आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ। वहाँ आप 1 2 3 नाम बताते हैं। अगर वो नाम पहले ही किसी को अलॉटेड है या आपका नाम ऑब्जेक्शनेबल है तो आपको नाम नहीं मिलेगा। आपके नाम में डुप्लीकेसी है या बदमाशी है तो आपको नाम नहीं मिलेगा। अगर साफ़ सुथरा बिना प्रॉब्लमेटिक नाम है तो आपको नाम अलॉट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि आप ROC को अप्लाई करेंगे, हाँ। सेकंड कह रहा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, नहीं। आप सेबी को अप्लाई करेंगे, नहीं। वैसे सेबी कंपनीज पे कंट्रोल रखने वाली सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी सेबी ही है, लेकिन सेबी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ROC बनाए गए हैं, आपको ROC के यहाँ जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से 2 चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब
हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द। एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार प्रधान एवं स्वामी होता है। किसी लगे हाँ सर, स्वामी तो वो होता है, कर्ता करने वाला भी होता है, कर्ता होता है, पार्टनर होता है, एजेंट होता है। एक बार के लिए चारों ही होते हैं, लेकिन सही क्वेश्चन ये है कि एक पार्टनर अपनी संस्था में प्रिंसिपल भी होता है और प्रिंसिपल होने के साथ साथ वो एजेंट भी होता है, वो अभिकर्ता भी होता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप समझो A, B और C ये 3 पार्टनर हैं या नहीं, आप कैसे पहचान करोगे? तो आप पहले बोलोगे या प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया आप बोलोगे कि सर अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम मान लेंगे ये पार्टनर हैं। लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। तो ट्रू टेस्ट या इसकी वास्तविक जांच या वास्तविक कसौटी क्या है? वास्तविक कसौटी ये है कि इन तीनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का संबंध है या नहीं। अब म्यूचुअल एजेंसी का संबंध क्या होता है वो समझो। अगर ए कोई काम करे तो बी और सी उससे बाध्य होते हैं या नहीं। ए अगर काम करके आएगा और अगर बी ये कह सकता है कि सर ए जाने, ए का काम जाने, तो फिर इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर ए ने काम किया, उस काम से बी भी बाउंड होगा और सी भी बाउंड होगा, तो समझो इनके बीच में पार्टनरशिप है। अब दूसरी बात समझो, बी ने कोई कार्य किया तो ए भी बाउंड होगा और सी भी बाउंड होगा, यानी बी और सी उस कार्य के प्रति दायित्वों से मुकर नहीं सकते, उस लाइब्रेरी को डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। और तीसरी बात है कि सी कोई काम करता है तो उसके कामों से ए और बी दोनों बाउंड होंगे। यानी एक व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो एजेंट की हैसियत में होता है और कार्यों के रिजल्ट से वो बाउंड होता है, नतीजों से बाउंड होता है, तो प्रिंसिपल की हैसियत होती है। तो ये एक खास तरह का रिलेशन होता है जिसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। और ये म्यूचुअल एजेंसी यानी मैं तेरा एजेंट, तू मेरा एजेंट, मैं तेरा प्रिंसिपल, तू मेरा प्रिंसिपल, इस तरह का म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता है। और ये केवल और केवल साझेदारी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, हर पार्टनर प्रधान भी होता है, एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल एंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी एटलीस्ट। हर कंपनी में बोर्ड होता है, आपको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार बताया था। हर कंपनी की CSR पॉलिसी होती है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे ही CSR एप्लीकेबल होता है, लेकिन उनको हर साल कुछ खर्चा करना पड़ता है समाज पे। कितना? 5%, 3%, 2.5% या 2%? उनको खर्च करना पड़ता है 2%। 2% किसका? 2% प्रॉफिट का। प्रॉफिट कौन से? पिछले 3 साल में आपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल जो प्रॉफिट कमाए, या कहें पिछले 3 साल में जो आपने प्रॉफिट कमाए उसका एवरेज करेंगे। उस एवरेज का 2% आपको समाज पे खर्च करना होगा। आप समाज के लिए बगीचे और वगैरह जो भी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, साइंस रिसर्च, किसी पे भी खर्च कीजिए। समाज पे आपने समाज से कमाया है तो आप 2% स्पेंड कीजिए। ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुनिश्चित करनी होती है। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। जस्ट ये ऐसे ही एक क्लिप है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समाज से रिसोर्सेज लेते हो, आपके समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको बहुत सारे गोल होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपनी के इकोनॉमिक गोल होते हैं, कंपनी के सोशल गोल्स होते हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना है तो आपको CSR एक्टिविटीज़ में पार्ट करना चाहिए। सिंसियरिटी, सेल्फ पॉलिसिंग, एथिक्स, मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी होती है हमेशा के लिए बना रहने के लिए आपको CSR एक्टिविटीज़ करनी होती है। और 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, याद रखिएगा। इसके बाद आज का ये आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज का अध्ययन है, और एक वैसे ही साइड में HUF भी होता है।
तो इसमें से आपको क्या लगता है किसको बनाना और उसको चलाना कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है? तो नो डाउट कंपनी स्ट्रक्चर को, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कंपनीज एक्ट लग जाता है, और जहाँ कहीं एक्ट या कानून आ जाता है तो फिर बहुत सारी नियम शर्तें बाध्यताएं आ जाती हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। प्रॉपराइटर की मर्जी है, चलाए जैसे व्यापार को चलाए। पार्टनरशिप में भी 2-3-4 लोग मिलकर डिसीजन कर लेते हैं। हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर भी एक कर्ता होता है जिसका डिसीजन अन्य लोग मान लेते हैं आसानी से। लेकिन कंपनी जो सिस्टम होता है, कंपनी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी उसके अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि उसमें जनता का पैसा लगा हुआ होता है, तो वहाँ उसको बहुत नियमों दायरों में बांधना पड़ता है। जैसे में शुरुआती तीनों की ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी है। सिंगल पर्सन होता है, वो मतलब किसी भी तरह का अकाउंटिंग सिस्टम अपना सकता है, लेकिन कंपनी में डबल एंट्री सिस्टम ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी नियम कायदे शर्तें होते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए। कंपनी होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप लार्ज मात्रा में, क्योंकि जनता से पैसा उठाते हो ना, तो बहुत सारा पैसा उठा सकते हो। जो सदस्य होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। किसी एक के मरने से या सारे शेयर होल्डर के मरने से भी कंपनी नहीं मरती, तो कंटिन्यू ही कंपनी एग्जिस्ट करती है। लार्ज स्केल पर, लंबे स्केल पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो। एक आदमी फैक्ट्री क्या आसानी से डाल सकता है? कंपनी में इतना करोड़ों अरबों रुपया होता है कि वो जगह जगह फैक्ट्रीज डाल सकते हैं। लिक्विडिटी, पैसे की कोई किल्लत होती ही नहीं है, और जो मैनेजर होते हैं वो बहुत कोई प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनली वो सोच पाते हैं। सिंगल व्यापारी में बहुत सारे इमोशनल डिसीजंस लेता है बंदा, वहाँ पे कंपनी बहुत ही रेशनल डिसीजन लेती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, हालांकि ये नहीं इतना खास बेनिफिट है, इसको छोड़ दीजिए आप। डिसएडवांटेज में यही है कि कंपनी को बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। उसके अंदर कुछ शेयर होल्डर्स के पास अगर ज़्यादा शेयर्स चल जाएँ तो फिर वो कंपनी को कंट्रोल करने लग जाते हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे नियम शर्तें होते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें तो बहुत ही सारे रूल्स होते हैं, और जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि डिसीज़न लेते समय आपको मीटिंग बुलानी पड़े, बोर्ड मीटिंग या एजीएम बुलानी पड़े, तो डिसीज़न मेकिंग में देरी हो जाती है। सबसे त्वरित अगर निर्णय पूछे कि सबसे त्वरित या तेज फास्ट डिसीजन आप कहाँ ले पाते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर में आप बिल्कुल फास्ट डिसीजन ले पाते हैं। और कभी पूछे कि सबसे ज़्यादा गोपनीयता कहाँ रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ रहती है, सीक्रेसी कहाँ रहती है, तो वो भी एकाकी बिजनेस के अंदर रहती है। इसके अंदर सीक्रेसी या गोपनीयता बिल्कुल नहीं रहती, और आपको सोशली अब्यूज़ भी होना पड़ सकता है। तो ठीक है सर, होप ये वीडियो हमेशा की तरह यूज़फुल रहा होगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप हमारा अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। कॉमर्स पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा।